हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक एक करके रेगुलेटिंग एक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी वो हम डिस्कस करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ था उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा जो गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ तीनों प्रेसिडेंसीज का नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। तो ये कुछ 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप एक एक वर्ड याद करके उस वर्ड पे आप उसको याद कर सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की अगर हम बात करें तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ जनरल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई थी। कुछ इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई थी। चार्टर एक्ट 1793 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेमेंट जो किया जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो मेंबर हैं उनको जो भी सैलरी दी जाती थी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया पेमेंट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ को ये परमिशन दे दिया गया था कि वो ऑल ओवर इंडिया में अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि पूरे देश के लिए एक सिंगल बजट लागू किया गया था। इसके अलावा पहली बार गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया एज हिज काउंसिल एज द इंडियन काउंसिल। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की अगर हम बात करें तो गवर्नर ऑफ बंगाल का एक सेपरेट गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ जितने भी थे उनका रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू होने लगा था। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ब्रिटिश इसमें सॉवरेनिटी का वर्ड से आप काफ़ी चीज़ें याद रख सकते हैं क्योंकि ये 1857 की रिवॉल्ट के बाद से बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइड किया था कि भारत एक सॉवरेनिटी कंट्री है या सॉवरन कंट्री है, तो इसको सभी धर्मों को लेकर के चलना पड़ेगा। जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था यानी कि 1857 की रिवॉल्ट के बाद। इसके अलावा पहले ऐसा था कि गवर्नर जनरल के हाथ में रहता था जो ही शासन वगैरह है, लेकिन अब डायरेक्ट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला गया था। इसके अलावा इम्पेरियल कंट्रोल भी था, मतलब अब पूरी तरीके से रानी का शासन था भारत पे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हुई थी। 1892 में पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे बजट डिस्कस करने का जो पावर है वो दिया गया था। मॉडल मिंटो रिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो रिफॉर्म है वो 1909 में आया था। अक्सर आपको ये क्वेश्चन कहीं पे भी मिल जाएंगे कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1909। और इसको बनाने वाले 2 व्यक्ति लॉर्ड मॉर्ले और वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे, इन्होंने ही इम्प्लीमेंट किया था। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन इनको इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके अलावा पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन लाया गया था और यहीं से अलगावादी यानी कि अलग होने का जो नियति है वो मतलब जो सेपरेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये जो एक्ट पास किया गया था ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको बनाने वाले 2 व्यक्ति का नाम है मॉन्टेग एंड गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड। इन दोनों ने मिलकर ये एक्ट बनाया था। डायरकी या डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इस एक्ट के अंदर से लाया गया था। इसके अलावा सेंट्रल और प्रोविंशियल ये दोनों मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मतलब एक केंद्र और एक प्रोविंशियल मतलब क्षेत्रीय कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हो गई थी।
सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके अलावा इसमें उतनी बाई कैमरल लेजिस्लेचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट किस एक्ट के तहत लाया गया था? तो मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के तहत लाया गया था। इसके अलावा अपर हाउस का नाम दे दिया गया काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 60 मेंबर्स, जिसमें से 34 का इलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन हुआ करता था। लोअर हाउस का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली दे दिया गया था, जिसमें 144 मेंबर्स हुआ करते थे और 104 मेंबर इलेक्टेड हुआ करते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन, जिसको लाने वाले व्यक्ति का नाम है सर जॉन साइमन। इन्होंने 1927 में इसको लाया था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेडरेशन नेवर केम इनटू बिगिन, फेडरेशन ये टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया था। इसके अलावा कि इसका मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी। वैसे थोड़ा थोड़ा अगर शॉर्ट में देखें तो वीटो बाय द क्राउन ये टर्म यहाँ पे लाया गया था। डोमिनियन स्टेटस लाया गया था। इसका क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो 1942 में सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स ने ये लाया था, ये प्रपोजल्स लेकर के आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत। तो कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस, ये कॉन्सेप्ट लाया गया था यहाँ पे। कैबिनेट मिशन प्लान की अगर हम बात करें तो इसको लाने वाले 3 व्यक्ति का नाम है लॉर्ड एटली, पैथिक लॉरेंस एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि भारत को जितना जल्दी हो सके स्वतंत्र करने का और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करने का। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। माउंटबेटन प्लान, ये जो प्लान था वो इंडियंस को पावर ट्रांसफ़र करने का प्लान था और उसके बाद 3 जून 1947 को इसको एक फॉर्मल स्टेटमेंट के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज। तो इसमें बस यही इम्पोर्टेंट है कि 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था ब्रिटिश क्राउन के अंदर से। दैट्स इट। तो ये सारे एक्ट थे जिसमें से अक्सर आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये वाला एक्ट जो है ये बच गया, इस पे मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर के आऊँगी। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे जितना से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर करें और जल्द ही मैं लेक्चर्स वगैरह भी लेना शुरू कर दूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पूरी तरीके से आपका सपोर्ट चाहिए और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। दो आई एम नॉट अ प्रो इन जीके बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि आप मेरे लेक्चर्स से सेटिस्फाई हों। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए एंड डू सपोर्ट मी गाइज़। जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की ही चीज़ें मिलेंगी। सो नेक्स्ट मैं पॉलिटी के और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर के आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने हिस्ट्री के अपलोड किए हैं, तो पॉलिटी के भी लेकर के आऊँगी। एंड टिल देन ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।